हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। आप लोगों का स्वागत है। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ फ्री नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग का जो कोर्स होता है फ्री के अंदर। ये यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर पहली बार होने वाला है। तो ऐसे बच्चों के कमेंट्स आए थे मेरे कि सर हम थ्योरी कहाँ से पढ़ें। तो थ्योरी के लिए मैं उनको जहां से मैंने कोचिंग करी वहां के मैं नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, पर काफी दिन से मैं प्लान कर रहा था कि आपके लिए यूट्यूब के ऊपर ही मेरे चैनल के अंदर सारा आपका जो सब्जेक्ट कोर्स है नर्सिंग ऑफिसर की कोचिंग करने की आपकी जरूरत है वो खत्म हो जाएगी अगर आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहोगे। मैं वीडियो अपलोड करूंगा। कोशिश है मेरी नोट सेट 6 जब तक होता है तब तक यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सारी जो सब्जेक्ट्स मटेरियल है उनकी थ्योरी जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट मैं यहाँ पे दे सकूं। इसके अंदर साथ में आप क्या वीडियो लेक्चर्स को सेव कर सकते हो, साथ में उनके नोट्स बना सकते हो चलते चलते। तो ये आप मेरा प्लान रहेगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह रहे तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बच्चों को काफी बच्चों को जो है नहीं कर पाते कोचिंग, ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर रखे हॉस्पिटल्स या सीट से ज्वाइन कर रखे वो साथ में पढ़ सकते हैं इस तरह भी, तो उनको भी आपने वीडियो शेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट अपन उठा रहे हैं वो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग फाउंडेशन का पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं एलिमिनेशन से। साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट देने के लिए भी टाइम देता हूँ तो उसमें साथ में कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि वेस्ट को बॉडी से निकालना। तो बॉडी से वेस्ट को आउट करना, दैट इज एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब निकालना। तो एलिमिनेशन के अंदर तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। पॉलीयूरिया, एक होता है एनीयूरिया, एक होता है ओलिगूरिया। आपने पूरी सब्जेक्ट्स को हमेशा जो होता है वर्ड मीनिंग से पकड़ के चलना है। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन आपका 75% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन, यूरिया मतलब यूरिन, पॉली मतलब ज्यादा। तो ज्यादा यूरिया ना कितना ज्यादा आ रहा है, 2.5 लीटर से ज्यादा आ रहा है। नॉर्मली होता है 1.5 लीटर तक पूरे दिन का, तो 1.5 लीटर से तो ज्यादा ही आएगा। तो 1.5 लीटर से कितना और ज्यादा हो सकता है, 1000 ml और ज्यादा हो सकता है, दैट इज 2500 ml या 2.5 लीटर ज्यादा पर डे। तो दैट कंडीशन नोन एज पॉलीयूरिया। किन कंडीशंस में यूरिन ज्यादा हो सकता है, ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिन आउटपुट ज्यादा निकल रहा हो। यूरिन आउटपुट ज्यादा निकलने के लिए क्या हो सकता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है, एंटी डाययूरेसिस हार्मोन बॉडी के अंदर यूरिन को रखता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, डायूरेसिस नहीं होने देता। डायूरेसिस मतलब डाई मतलब ज्यादा, यूरिन मतलब यूरिन, दो बार यूरिन मतलब ज्यादा यूरिन। तो एंटी डाययूरेटिक का काम क्या है कि यूरिन को बाहर नहीं जाने देता, यूरिन रखता है। तो यूरिन रखता है, जो यूरिन रखने वाला है उसी की अगर कमी हो जाए तो उस कंडीशन के यूरिन ज्यादा आएगा। तो ज्यादा कौन सी कंडीशन में आती है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। कंडीशन कौन सी है, डायबिटिक इंसिपिडस। तो मैं पूछूं कि पॉलीयूरिया किन कंडीशन में हो सकता है, डायबिटिक इंसिपिडस। जो कलर आता है कि क्या कलर आएगा, अगर बहुत ज्यादा यूरिन आपके आ रहा है जिसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा तो क्या आ जाएगा, यूरिन का कलर कलरलेस हो जाएगा। यूरिन का कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। किन कंडीशन में, डायबिटिक इंसिपिडस या पॉलीयूरिया की कंडीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं एनीयूरिया। एनीयूरिया में देखते हैं यूरिन, ए मतलब एब्सेंस, एब्सेंट ऑफ यूरिन। तो एब्सेंट आना या बिल्कुल इतना आना कि वो कोई मायने नहीं है उसके आने के, तो इसका मतलब 100 ml से अगर कम आता है पूरे दिन के अंदर तो कंडीशन है नॉन एज एनीयूरिया। 100 ml से कम आना, ये क्या है, 100 ml से कम आ रहा है इसका मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं आ रहा। पूरे दिन का अगर 100 ml से कम आ रहा है तो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही है, तो इसलिए ही एब्सेंट ऑफ यूरिन या फिर 100 ml से कम, दैट कंडीशन नोन एज एनीयूरिया। किस कंडीशन में आ सकता है, अगर कंडीशन की बात करें तो रीनल फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, ऐसी कंडीशन। रीनल फेलियर कंडीशन के अंदर क्या आने वाला है, यूरिन आउटपुट क्या आने वाला है आपका 100 ml से कम आने वाला है पर डे, पूरे दिन के अंदर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मतलब आपने पढ़ा ओलिमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया। ओली मतलब क्या आता था वहां पे, कम। तो ओलिगूरिया मतलब कम आ रहा है, क्या आ रहा है, यूरिन कम आ रहा है। कितना कम आ सकता है, अब देखो 100 ml से कम मैंने बताया एनीयूरिया, तो एब्सेंट हो रहा था जब कितना आ रहा था, 100 ml से कम आ रहा था। अब पॉली बात करेंगे तो 100 ml से तो ज्यादा है और कम किससे आएगा, पॉलीयूरिया से कम आएगा। तो कितना आता है इसके अंदर, 400 ml से कम। तो कंडीशन जिसके अंदर 400 ml से कम आए, कंडीशन नॉन एज ओलिगूरिया। तो उस कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अंदर ओलिगूरिया आ जाएगा, जब किडनी नहीं चाहेगी यूरिन को बाहर निकालना। तो ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिन नहीं चाहेगी या यूरिन बनाने के लिए अमाउंट जो है अपने आर्टरी से, अमाउंट जो आ रहा है उसके पास
नहीं आ रहा किडनी के पास, तो ऐसी कंडीशन किस में अमाउंट नहीं आता, किसके अंदर वॉल्यूम की कमी पड़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या हो गया, अमाउंट कम जाता है किडनी के पास। तो किडनी क्या करती है, यूरिन नहीं बना पाती, यूरिन बना नहीं पाती, तो कंडीशन कौन सी हो सकती है, शॉक की कंडीशन होती है। हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक्स होते हैं उन कंडीशंस के अंदर, ये शॉक के अंदर ओलिवीरा देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, तो आप कर सकते हो। और शॉक का अर्ली इंडिकेटर बताओ, सर्जरी के बाद में आपने अगर कोई सी सर्जरी हुई है और पेशेंट आया और पेशेंट में देखना है आपने कि यार कंडीशन शॉक की तो अराइज नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में क्या देखता हूँ, यूरिन आउटपुट ही देखता हूँ। तो उसको बोलते हैं अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ पोस्ट सर्जरी शॉक। क्या है अर्लीस्ट इंडिकेटर, क्या है, यूरिन आउटपुट। अर्लीस्ट इंडिकेटर क्या देखता हूं मैं शॉक के लिए, आफ्टर सर्जरी। अर्लीस्ट इंडिकेटर आफ्टर सर्जरी जो है शॉक के लिए क्या है, यूरिन आउटपुट कितना, लेस देन 30 ml पर आवर। अगर 30 ml पर आवर से कम है, कितना है, 30 ml पर आवर से कम है, तो वो कंडीशन के अंदर क्या कहलाएगी, क्लाइंट क्या स्लोली डेवलप कर रहा है, क्या, शॉक। कौन सी, आफ्टर सर्जरी। तो ये आपको पता लग गया, तीन चीजें टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई, पॉलीयूरिया, एनयूरिया, ओलिगूरिया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर कंडीशन अर्लीस्ट इंडिकेटर मैंने बता दिया। पूछे कोई भी अर्लीस्ट इंडिकेटर शॉक का क्या है, तो यूरिन आउटपुट हमेशा रहेगा, और 30 ml पर आवर से अगर कम है तो आपको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आप इन्हें डॉक्टर्स को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर यूरिन आउटपुट सर्जरी के बाद में कितना आ रहा है, 30 ml पर आवर से कम आ रहा है, या किसी भी कंडीशन में 30 ml पर आवर से कम आ रहा है, दैट इज क्लाइंट इज डेवलपिंग शॉक। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं अपन। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर देखते हैं अपन। दो चीजें होती है, एक होता है अर्ज, एक होती है अर्जेंसी। एक होता है अर्ज, एक होती है अर्जेंसी। इसको बोल दो मैं अर्जेंट, अर्जेंसी बोल दो या अर्जेंट बोल दो। अर्ज मतलब क्या होता है, डिजायर होती है, पर डिजायर तो होती है आपको वर्डिंग करने की, पर क्या होगा, आप कंट्रोल भी कर पाओगे, दैट इज अर्ज। अर्जेंसी के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है वर्डिंग करने की, पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यही अंदर है इसमें। अर्ज के अंदर क्या होता है, कंट्रोल कर पाते हो, मतलब होल्ड कर पाते हो। यूरिन ब्लडर के अंदर इतना अमाउंट नहीं भरा हुआ कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊं, तो जैसे अब आप पोस्टपोन कर देते हो वर्डिंग को कि यार मैं अभी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं 10 मिनट बाद चल सकता हूँ, 20 मिनट बाद चल जाऊंगा, आधे घंटे बाद चल जाऊंगा, दैट इज अर्ज हो रही है, आपको मन कर रहा है पर अभी कंट्रोल कर सकते हो। अर्जेंसी के बाद नहीं मुझे जाना है, बहुत ज्यादा मेरे को यूरिन करने का मन हो रहा है, बहुत ज्यादा मैं होल्डिंग कर सकता हूँ, दैट इज अर्जेंसी या अर्जेंट। तो अर्ज के अंदर क्या होगा, इतना ब्लैडर के अंदर अमाउंट नहीं भरेगा, तो वो कितना होगा उसका, 150 से 200 ml। तो पूछेगा कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि 150 से 200 ml जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्ज, या ऐसे पूछ सकता है अर्ज में अमाउंट जो होने वाला है कितना होता है, 150 से 200 ml। तो ये इसका कितना गुना हुआ, 3 गुना। अगर अर्जेंसी हो रही है तो इसका 3 गुना होता है, तो 3 गुना हो गया, मतलब कितना हो गया, अराउंड 600 ml। तो अगर अमाउंट पूछे अर्जेंसी का या अर्जेंट का अमाउंट पूछे तो 600 ml। अगर क्लाइंट ऐसे बोलता है, अगर एग्जामिनर बोलता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पास आउट यूरिन, स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी तो दैट इज अर्जेंसी होगी। या ऐसा के अंदर आपके अंदर डिजायर और सेंसेशन फॉर पास आउट ऑफ द यूरिन, बट क्लाइंट है एबिलिटी टू कंट्रोल, डिजायर है पर एबिलिटी है कंट्रोल करने की, दैट इज योर अर्ज। तो ये हो गया अर्ज एंड अर्जेंसी। उसके बाद देखो अगर क्वेश्चन आए तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट इन ब्लैडर व्हेन क्लाइंट फील अर्जेंट, कौन सा आएगा, अर्जेंट बोल रहा है तो इसमें आएगा 600 ml। कि यूरिन ब्लैडर के अंदर कितना अमाउंट भरा हुआ है, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग पेशेंट क्या बोल रहा है, मुझे अर्जेंट फील हो रहा है, दैट इज योर 600 ml इज अर्जेंसी। गॉट इट। यहां तक आपको अर्ज और अर्जेंसी का आपको पता लग गया। नेक्स्ट में बात करता हूं, एक टर्मिनोलॉजी है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, आई गेस आपको आवाज और राइटिंग वगैरह समझ में आ रही होगी। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी नहीं पसंद आ रही तो आप वीडियो की क्वालिटी के अंदर सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है, तो आपको चीजें अगर क्लियर दिखने लगेगी। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही तो 1080 पे आप कर सकते हैं, तो
क्या क्लियर दिखने लगेगी 720/1080 पे। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ ए यूरिन। बहुत इजी है, आई से देखो। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब मन नहीं है तो भी क्या हुआ, यूरिन पास आउट हो रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होने वाली थी पर क्या हो गया, इन हो गया, तो कंटिन्यू नहीं हो रहा। यूरिन आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, यूरिन कंटिन्यू, मैं अब यूरिन करने गया हूं, मैं यूरिन करके कंटिन्यू मेरी यूरिन में अच्छे फ्लो के साथ मैं वापस आ जाता हूँ, ये हो गया नॉर्मल वॉइडिंग। मैं जा रहा हूँ पर थोड़ा मेरा 20 ml 30 ml निकला, उसके बाद वापस आ गया, 10 मिनट बाद मेरे को वापस मन करा, वापस गया, 20 ml निकला, फिर वापस। तो ये क्या, इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने आप ही निकल जा रहा है 20 ml 30 ml, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो रुक रुक के जो निकलना है, दैट इज योर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन। आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, वैसे ही निकल रहा है, तो क्या हो सकता है, इनवॉलेंट्री ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। तो कोज क्या हो सकते हैं इसके, दो चीजें मैं बताता हूँ, मेन कोज होते हैं वीक पेरिनियल मसल्स और लॉन्ग टाइम कैथराइजेशन। तो अगर मैं कोजेस की बात करूं तो क्या होता है, आपकी जो पेरिनियल मसल्स होती है, पेरिनियल या पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है, पेरिनियल मसल्स, पेरिनियम का आपको पता है, पेरिनियम क्या होती है, यूरिथ्रा और एनल कैनाल जो होती है उसके बीच की जो मसल्स आएंगी सारी क्या होगी, पेल्विक फ्लोर मसल्स, या क्या बोलेंगे, पेरिनियल मसल्स बोलते हैं उनको। दूसरा जो है, अगर कैथराइजेशन आपका जो है लॉन्ग टाइम कैथराइजेशन, लॉन्ग टाइम कैथराइजेशन, लॉन्ग टाइम कोई सर्जरी हुई है जहां पे आपको लॉन्ग टाइम कैथराइजेशन की जरूरत पड़ी है, तो कैथराइजेशन, अब जब कैथेटर हटा दिया उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम अराइज हो गई, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन अराइज हो गई। तो कॉजेज जो हो सकते हैं इनकॉन्टिनेंस यूरिन के क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर क्या होते हैं, पेरिनियल मसल्स क्या है, वीक हो जाए, पेरिनियल मसल्स क्या हो जाए, वीक। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइम आपका क्या हो सकता है, कैथराइजेशन होता है, लॉन्ग टाइम कैथर लगा दिया, सेंसेशन की प्रॉब्लम आ गई। तब तक तो आप सेंसेशन, आप वॉइडिंग के नहीं आ रहे थे, सेंसेशन क्या हो रहे थे, वॉइडिंग के आ रहे थे पर कैथेटर की थोड़ी हो रहा था। अब जब निकाल दिया तो आपको जो क्या है, इनवॉलेंट्री हो रहा था वो काम, जब कैथेटर लगा हुआ था। अब आपने वॉलेंट्री आपने करना है, मैनुअली आपने करना है, तो फिर क्या हो गया, उसके अंदर क्या आपको सेंसेशन की प्रॉब्लम आएगी, सेंसेशन की प्रॉब्लम आएगी, वहां क्या लॉस होगा सेंसेशन का, तो उस लॉस के कारण ही आपका क्या वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं आ कर पाएगा, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं आ कर पाएगा तो कंडीशन क्या राइज हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनवॉलेंट्री क्या हो जाएगा आपका, पास आउट ऑफ ए यूरिन, दैट कंडीशन नोन इज इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन, दैट इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे मैनेज करूंगा मैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को। तो इसका मैनेजमेंट देखने के लिए देखो, सबसे पहले तीन चीजों से आप मैनेजमेंट कर सकते हो इसका। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का, तो पहले क्या कर दूंगा मैं, शेड्यूल, शेड्यूल और स्ट्रिक्ट, फर्स्ट स्ट्रिक्ट शेड्यूल, तो कितना, एवरी 2 आवर। तो मैं क्या करूंगा, पेशेंट को जो है, पेशेंट को 1-2 आवर के अंदर, हर 2 घंटे के अंदर पेशेंट को यूरिन आउटपुट करने, यूरिन करने के लिए लेके जाऊंगा बार बार। तो लेके जाऊंगा, उससे क्या होगा, सपोज मेरे ब्लडर के अंदर 200 ml पड़ा हुआ है या 300 ml पड़ा हुआ है, तो 300 इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन करके वो 10 बार निकल सकता है, हो सकता है धीरे धीरे निकल है, 30 ml करके 10 बार निकल सकता है। ये हो सकती है कंडीशन दो जो हो जाएगी इनकॉन्टिनेंस यूरिन। अगर मैं उसको हर 2 घंटे के अंदर ले गया तो अमाउंट जो ब्लडर के अंदर रेजिडुअल अमाउंट जो पड़ा हुआ था वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो बार बार यूरिन वॉइडिंग करने की इच्छा नहीं होगी। तो फिर क्या है, इसलिए क्या स्ट्रिक्ट शेड्यूल आप कर सकते हो, ईच 1-2 आवर के अंदर पेशेंट को वॉइडिंग के लिए जा सकते हो आप, तो शेड्यूल बांध सकते हो आप। तो उसके अंदर क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ रेजिडुअल जो है, बचा हुआ अमाउंट है ब्लडर के अंदर जो पड़ा हुआ अमाउंट है वो कम होगा। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो है इसका फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को मैं क्या कर सकता हूँ, तो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल जो है इसका, शेड्यूल जो है इसका फिक्स कर सकता हूँ। यहां तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं रात को उसको पानी कम दूंगा। तो अगर वाटर एट नाइट, वाटर एट नाइट, रात को मैं उसको पानी पीने के लिए कम दूंगा या रात को पानी पीने के लिए मना करूंगा आफ्टर 6 PM, इवनिंग के बाद में। तो क्या हो जाएगा, इवनिंग के बाद में मैं बोलूंगा कि यार फूड का इंटेक है, जो लिक्विड इंटेक है, वाटर इंटेक जो है आप कम करो। वाटर जितना आप वाटर इंटेक करोगे उतना यूरिन फॉर्मेशन होगा, उतना फॉर्मेशन होगा उतना ब्लैडर में पड़ा होगा, उतना ब्लैडर में पड़ा होगा तो इन्वॉल्यूंटरी लॉस होगा, उसका इन्वॉल्यूंटरी पास आउट होगा, तो उसमें इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन प्रॉब्लम आएगी। अगर इवनिंग के बाद में आप इंटेक कम कर दोगे तो ऑब्वियसली यूरिन का फॉर्मेशन उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा तो इनकॉन्टिनेंस की यूरिन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला जो मैं अगर प्रायोरिटी देता हूँ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की,
फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल। दूसरी बात करता हूँ कि इवनिंग के बाद में आपने क्या करना है, या वाटर नाइट के अंदर क्या करना है, आपने पानी कम देना है। ये हो गया। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, बने नहीं। उसके बाद अब क्या कर सकते हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद कंट्रोल करना है उसको। तो कंट्रोल एक कीगल एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइजेज होती है, वो आप करवा सकते हो पेशेंट्स को। कीगल एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है वो स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, तो आपको कंट्रोल आ जाता है कीगल एक्सरसाइज में। जैसे आप यूरिन वर्डिंग के लिए गए हो, तो वहां पे वर्डिंग के लिए गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपके यूरिन यूरिन आपने किया, पहले क्या होता था वर्डिंग के अंदर नॉर्मल फ्लो के साथ आता, आप आ जाते थे। अब क्या करना है, अपने जा रहे हो बीच में टास्क में तोड़ देना है उसको। तो आप गए, आपने यूरिन किया, थोड़ा यूरिन आया, किया आपने, उसके बाद आपने होल्ड करना है, एक बार यूरिन नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। होल्ड करो, होल्ड करा आपने, होल्ड करने के बाद में क्या, फिर आप वापस यूरिन करना है, फिर वापस आपने होल्ड कर लेना है, फिर यूरिन वापस कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी आपकी। आपके क्या वॉलंटरी कंट्रोल आने लगेगा धीरे धीरे, जो क्या था इनवॉलंटरी था। तो कीगल एक्सरसाइज ये परफॉर्म करनी है, बहुत ज्यादा बार नहीं करनी है परफॉर्म, पर एटलीस्ट आपने परफॉर्म करनी है। तो कीगल एक्सरसाइज आपने करनी है ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है, जो पेरिनियल वीक मसल्स हो रही थी, पेल्विक फ्लोर की मसल्स है, वो उस पर कंट्रोल आ जाए, आपका स्ट्रेंथनिंग हो जाए उसकी। तो पूछ सकता है कीगल एक्सरसाइज का रोल क्या है, कीगल एक्सरसाइज की क्या एडवांटेज है। तो पेरिनियल मसल्स की जो है स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, ये कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट जिसके अंदर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आ रहा है, तो और वो पेशेंट ओल्ड है, तो इसमें एक बात देखनी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में अगर पेशेंट है ओल्ड एज है, ओल्ड एज का पेशेंट है और उसके अंदर क्या आ रही है प्रॉब्लम, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्डोम कैथेटर, कॉन्डोम कैथेटर के लिए उसको सजेस्ट कर सकता हूँ। कॉन्डोम कैथेटर तो इन्फॉर्म करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्डोम कैथेटर के लिए उसको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ तक हो गया कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, अर्ज, अर्जेंसी। तो अब देख लेते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, नई इसकी तो जो टर्मिनोलॉजी है एलिमिनेशन की। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। नेक्स्ट अपन देते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन मतलब, रिटेंशन का मतलब हो गया रिटेन हो गया, मतलब पास आउट नहीं हो रहा, तो दैट इज रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेंशन का मतलब पास आउट नहीं होता। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेशेंट इज अनेबल टू पास आउट द यूरिन ऑल दो प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन इज नॉर्मल। क्या नॉर्मल है आपका, प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन, मतलब बन सही रहा है पर क्या हो गया, पास आउट नहीं हो रहा, दैट कंडीशन इज नोन एज रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब देखते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन होने के क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, लेक ऑफ प्राइवेसी। अगर मैं कोज देखूं तो क्या हो सकता है, लेक ऑफ प्राइवेसी, लेक ऑफ प्राइवेसी। तो अगर प्राइवेसी मतलब कंफर्टेबल उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकता है पेशेंट, क्या कर सकता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेन कर सकता है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट। अगर मैं पूछूं तो किस रीजन से हो रहा है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पास क्यों नहीं कर पा रहे आप, तो मेरे को प्राइवेसी चाहिए यूरिन आउटपुट करने के लिए, यूरिन के लिए वॉइडिंग के लिए मुझे क्या करने के लिए क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो इसलिए क्या रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है। मन बहुत है मेरा पर क्या है, एनवायरमेंट नहीं है कंफर्टेबल, वॉशरूम्स के अंदर मैं करता हूँ प्रेफरेबली, या घर के अंदर करता हूँ मैं प्रॉपरली, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकता। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या आ रही है, कंफर्टेबल जो है क्या है, उसको एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा, प्राइवेसी नहीं मिल पा रही, तो दैट कंडीशन इज लेक ऑफ प्राइवेसी। सेकंड जो आएगा इन अप्रोप्रिएट पोजीशन, के बाद प्राइवेसी आ गई, तो पोजीशन जो है इन अप्रोप्रिएट हो गई। पोजीशन अगर आपको क्या हो रही है, इन अप्रोप्रिएट, इन अप्रोप्रिएट पोजिशंस, पोजीशन जो है इनअप्रोप्रिएट पोजीशंस, जो पोजीशंस है वो आप इनअप्रोप्रिएट पोजीशन जो है आपको ठीक नहीं मिल पा रही, तो पोजीशन से अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो रिटेंशन ऑफ यूरिन की क्या है प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस एंजाइटी। काफी प्रॉब्लम जो एग्जामिनर पूछता है इस बारे में, स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर भी क्या हो गया, आपका रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी क्या कर सकते हो आप कि इसको पोस्टपोन कर सकते हो, किसको, वॉइडिंग को पोस्टपोन कर दोगे, बोलेगा कोई नहीं बाद में कर लूंगा, अभी मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर वॉइडिंग नहीं करोगे, वॉइडिंग पोस्टपोन करोगे, वॉइडिंग को अवॉइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन आ जाएगा। तो कंडीशन कौन सी है, स्ट्रेस और
एंजाइटी हो सकता है आपको पेशेंट को, एक डिसयूरिया हो सकता है। डिसयूरिया, डिस मतलब आ जाता है, जहां भी डिस आ जाता है डिफिकल्टी मान लो, उसको पेनफुल मान लो, डिस्पेरिनिया, डिफिकल्टी इन पेनिट्रेशन। तो ये जो पेनिट्रेशन के अंदर पेन आ रहा है, तो इसमें डिस आ जाए मतलब डिफिकल्टी आ जाए, तो डिफिकल्टी या पेन आ जाए, तो पेनफुल जो मिक्चुरेशन होता है, पेनफुल पेन होता है आपको वॉइडिंग के वक्त में, तो क्या होगा, डिसयूरिया आएगा। जब ऐसी चीजें, जब अगर यूरिन करते वक्त आपको पेन हो रहा है, तो आप क्या करो, वॉइडिंग अवॉइड करोगे, तो वॉइडिंग अवॉइड करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगी प्रॉब्लम। उसके बाद बात करते हैं क्या चीज हो, स्पाइनल इंजरी हो सकती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकती है, इंजरी हो जा सकती है, जो क्या है उसके ब्लडर को सप्लाई कर रहे हो, ब्लडर सप्लाई कर रहे हो तो ब्लडर की मसल्स को सप्लाई कर रहे हो, डेट्रोसो को सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो सकता है, रिलैक्स नहीं हो सकता, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे। तो क्या होगा, स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होंगे, स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होंगे तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट, यूरिन जो है बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या बात करते हैं, बीपीएच। नेक्स्ट बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के अंदर अगर यूरिथ्रा के साइड के अंदर अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया तो यूरिन नहीं जाएगा, जो एरिया जो है क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, एरिया नैरो हो जाएगा, तो आगे से यूरिन नहीं जा पाएगा, तो यूरिन नहीं जा पाएगा तो कंडीशन बिनाइन प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी होगी, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होगी, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होती है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, वहां पे अगर प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो गई तो क्या होगा, यूरिथ्रा के मार्ग को क्या है, यूरिथ्रा के पासेज को क्या होगा, नैरो कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, यूरिन नहीं जा पाएगा कहाँ तक, यूरिथ्रा तक। 6, उसकी बात करते हैं आपकी स्पाज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाज्म। मस्कुलर स्पाज्म जो आ गया आपका, मस्कुलर मसल स्पाज्म आ गया, तो मसल स्पाज्म हो जाएगा, तो क्या होगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मसल रिलैक्स नहीं हो पा रही तो क्या हो रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन आ रहा है, यूरिन वहीं रह रहा है, तो रिलैक्स नहीं हो पा रही मतलब यूरिन बाहर नहीं जा पा रहा। तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, रिटेंशन यूरिन देखने को मिलता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है क्या होती है, लेक ऑफ प्राइवेसी। अगर मैं पूछूं कि रिटेंशन ऑफ यूरिन में फर्स्ट प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, तो लेक ऑफ प्राइवेसी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। मोस्ट कॉमन कॉज जो है रिटेंशन ऑफ यूरिन का, दैट इज योर लेक ऑफ प्राइवेसी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि असेसमेंट कैसे करूंगा इसका, या मैनेजमेंट कैसे करूंगा। मैनेजमेंट, तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपन प्रॉब्लम देखते हैं, तो फर्स्ट क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो असेसमेंट के लिए दो चीजों से मैं असेसमेंट कर लूंगा, पहले मैं देख लूंगा पाल्पेट करके, पाल्पेट करके फिर मैं करूंगा परकशन। मेथड ऑफ असेसमेंट आपको पता होगा, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, तो ये जो है मेथड है। तो पहले असेसमेंट के अंदर अगर मैं पूछूं कि ब्लडर मेरे को असेस करना हो तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले क्या करता हूँ, ब्लडर असेसमेंट करना होता है सबसे पहले मैं करता हूँ पाल्पेशन। तो पाल्पेट करके देखता हूँ, अगर पाल्पेट के वक्त में अगर मैंने ब्लडर लोअर एब्डोमेन पाल्पेट करना है, लोअर एब्डोमेन पाल्पेट किया और मेरे को पाल्पेट करते वहां पे टेंडरनेस फील हुई। टेंडर का मतलब होता है कि हाथ लगाते ही पेन फील हो, हाथ लगाते ही पेन फील हो, दैट इज योर टेंडरनेस। पेन, पेन, टच टू डिस्कम्फर्ट, टच कर रहे हो डिस्कम्फर्ट फील हो, पेन फील हो, दैट इज योर टेंडरनेस। तो वो टेंडरनेस कब फील हो रही है, जब आप पाल्पेट कर रहे हो, किस चीज को, लोअर एब्डोमेन के अंदर ब्लडर को पाल्पेट कर रहे हो। तो पाल्पेट के अंदर आपको क्या फील होगा, टेंडरनेस फील होगी, टेंडरनेस फील होगी, दैट कब, जब ऑन पाल्पेशन। असेसमेंट मेथड पहला हो गया पाल्पेशन, जिसमें आपको टेंडर फील होगा, इसका मतलब टेंडर फील हो रहा है मतलब ब्लडर के अंदर क्या हुआ, यूरिन भरा हुआ है, जो ब्लडर है वो फिल्ड है। परकशन, परकशन जब करते हो, परकशन के अंदर टैपिंग करते हो, परकशन जब करते हो, परकशन का मतलब क्या होता है, ऐसे देखते हो, परकशन देखते हो, तो परकशन जब कोई परकशन किया जाता है किसके अंदर, कोई कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो, फ्लूइड, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ऐसी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है अच्छे से, उसको जब आप परकशन करके देखते हो, उसको आप परकशन करके देखते हो, तो आपको जो साउंड आती है दैट इज योर डल साउंड। क्या आती है, if the sound comes dull sound on percussion of your lower abdomen, तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि there is fluid inside that cavity, so that denotes the patient is having retention of urine। तो ये हो गया आपके असेसमेंट के फर्स्ट इज योर पाल्पेशन एंड सेकंड इज योर परकशन। ठीक है, इससे आपको पता लग जाता है कि यार पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है। अब आपको कंफर्म हो गया कि यार रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, तो उसके बाद में आप इसको ठीक करोगे। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करने वाले हो,
पोजीशन देने वाले हो, पोजीशन, ये फर्स्ट आपका हो गया असेसमेंट, सेकंड आपका क्या हो गया पोजीशन। आपने पेशेंट को पोजीशन दी, मेल के अंदर आप क्या देते हो, मेल के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन, और फीमेल्स होती है उसके अंदर स्क्वेटिंग पोजीशन, मतलब बिठा कर बैठ के जो करते हैं उसको बोलते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन। और मेल के अंदर देते हो आप जो पोजीशन देते हो स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब खड़े होके। फीमेल्स के अंदर मेनली पूछा जाता है कि विच पोजीशन वे गिल फॉर वॉइडिंग, प्रॉपर वॉइडिंग के लिए, तो स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं फीमेल्स के अंदर, दैट इज योर पोजीशन। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इनअप्रूव्ड पोजीशन, जो जो चीजें हो रही हैं उसी का आपने मैनेजमेंट करना है। वही हर प्रॉब्लम में यही है, किसी भी आप डिजीज को पढ़ रहे हो तो जो जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसी का आपने क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। उससे आपकी जो बीमारी है या प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। हमेशा अलग से मैनेजमेंट कभी नहीं करना है। प्रॉब्लम्स को देखो, अगर किसी को हाइपोक्सिया हो रहा है तो मैं क्या देने वाला हूँ, पेशेंट की पोजीशन देने वाला हूँ, पेशेंट को ऑक्सीजन देने वाला हूँ। इसी तरह से सोचना होता है आपको, प्रॉब्लम्स को ही ठीक करना है, बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो इसमें भी अपन यही कर रहे हैं, पोजीशन दी, मेल में स्टैंडिंग, फीमेल्स में स्क्वेटिंग पोजीशन दे दिया आपने। उसके बाद क्या करते हो, आपने क्या करना है, एक स्टिमुलेशन देना है। कौन सा स्टिमुलेशन, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, जिसके अंदर क्या करते हो आप, जो टेप वाटर होता है टॉयलेट के अंदर वो चला देते हो। तो थर्ड के अंदर क्या आएगा, मैं दूंगा साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, साइको साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन के अंदर क्या करूंगा मैं, टेप वाटर जो है उसका, टेप वाटर का साउंड, क्या यूज कर रहा हूँ, टेप वाटर साउंड। टेप वाटर का साउंड मतलब टेप वाटर, नल का जो पानी है उसको चला देता हूँ मैं, टॉयलेट के अंदर जाके नल का पानी चला देता हूँ। उससे क्या होगा, स्टिमुलेशन, साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन जाएगा तो आपका क्या करेगा, मन करेगा वॉइडिंग करने का, यूरिन आउट, यूरिन पास आउट करने का। दैट इज जो साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन जो है टेप वाटर साउंड से आएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं करता हूँ, क्रेड मैनुअर। क्रेड मैनुअर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या करना है, फोर्थ क्या है, क्रेड मैनुअर। क्रेड मैनुअर, क्रेड मैनुअल के अंदर क्या करता हूँ मैं, मसाज करता हूँ एब्डोमेन की किस डायरेक्शन में, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे मसाज करता हूँ, ऐसे ऐसे मसाज करता हूँ अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन किस डायरेक्शन में, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ मसाज कर रहा हूँ मैं, कहाँ मसाज कर रहा हूँ, अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एब्डोमेन के अंदर मसाज कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, ये साइंटिस्ट ने दी थी, जिससे क्या होगा, स्फिंक्टर जो थे, स्फिंक्टर थे जो क्या हो रहे थे, स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो रहे थे, स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, यूरिन आ जाएगा बाहर। नेक्स्ट बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वाटर बैग की एप्लीकेशन। हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन करता हूँ कहाँ पे, हर मेरा जो जितने भी सारे काम है वो मेरे स्फिंक्टर को खोलने के काम है। स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, तो यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मुझे, तो उसमें क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर बैग। तो हॉट वाटर बैग क्या करता है, हॉट वाटर बैग क्या करने वाला है, हॉट वाटर बैग करेगा लोकली वेजो डायलेशन कर देगा, लोकली वेजो डायलेशन। कहाँ मैं करता हूँ हॉट वाटर बैग, कहाँ करता हूँ, लोअर एब्डोमेन में करता हूँ, जिससे क्या होगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा। वेजो डायलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशन कर देगा। तो जो मसल स्पाज्म हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम ही ठीक करी है मैंने और कुछ नहीं किया, मसल स्पाज्म की प्रॉब्लम ठीक हो गई। क्या कर दिया मैंने, हॉट वाटर बैग लगा दिया, कहाँ कहाँ लगा दिया, लोअर एब्डोमेन पे लगा दिया हॉट वाटर, वैसे डायलेशन और मसल स्पाज्म मेरा रिजॉल्व हो गया, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो रिलीज फ्रॉम मसल स्पाज्म, लोकलाइज वेसोडाइलेशन कर देगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी रिटेंशन यूरिन। उसमें नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या देते हैं पेशेंट को, सिट्स बात देते हैं, क्या बात देते हैं, सिट्स बात देते हैं, सिट्स बात, सिट्स बात। तो एक क्या करते हैं, सिट्स बात देते हैं, एक टब के अंदर पेशेंट को बिठाते हैं, तो उसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर रखते हैं, तो उसके अंदर क्या हो गया, आपका लोअर एब्डोमेन के अंदर, वहां पे लोअर एब्डोमेन के अंदर टब के अंदर पेशेंट को बिठाते हैं, जिसके अंदर क्या हो, ल्यूकवार्म वाटर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या हो, जो लोअर एब्डोमेन है वहां पे क्या होगा, आपकी पेरिनियल साइड है वहां पे क्या होगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, वहां की स्पाज्म जो है रिलैक्स हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो वॉइडिंग कर पाओगे। तो उसको बोलते हैं सिट्स बात। देख सकते हो आप, नेट पे सर्च कर सकते हो सिट्स बात। तो ये चीजें हो गई रिटेंशन यूरिन की, ये प्रॉब्लम्स हो गई, इसका मैनेजमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट की शॉर्ट ट्रिक्स।
ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया। एक मैंने बताया आपको हॉट वाटर बैग, तो देखो एक बताया मैंने आपको हॉट वाटर बैग, एक होता है हॉट वाटर एनिमा, एक बताया मैंने आपको सिर्फ बात। इनके टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हॉट वाटर बैग का टेम्परेचर क्या होता है, पहले बताया मैंने हॉट वाटर बैग। तो हॉट वाटर बैग का टेम्परेचर होता है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको याद रखना है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है हॉट वाटर बैग का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉट वाटर एनिमा। हॉट वाटर एनिमा से इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट वाटर बैग पहले एनिमा का देखते हैं, तो हॉट वाटर एनिमा का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 105 से 1010 डिग्री फ़ारेनहाइट, सब डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हॉट वाटर एनिमा जो होता है उसका टेम्परेचर होता है 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद सिर्सपाद बात करते हैं। सिर्सपाद का टेम्परेचर बस इससे ज़्यादा ही है, इससे 5 ज़्यादा ही है, तो 110 से 115। हमेशा जब सिर्सपाद आया, ये क्या है, एक तरह से 5 की तरह लग रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा 115 150 115 से नीचे होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होगा, तो इसके रेंज क्या हो जाएगी 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। एनिमा का हो गया 105 से 110, हॉट वाटर बैग का हो गया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक आई होप आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने आज आज क्या क्या पढ़ा, आपने टर्मिनोलॉजी पॉलीयूरिया, एनयूरिया आपने पढ़ा, ओलिगोयूरिया पढ़ लिया आपने, अर्जेंसी पढ़ लिया, अर्ज पढ़ लिया आपने, उसके बाद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन पढ़ लिया और रिटेंशन ऑफ यूरिन पढ़ लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो।